ओके, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरसेस, विरियोड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। मीन्स पहली बात तो ये कि ये वो कैटेगरी है जिनको कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिला। ये याद रखना, अभी इन्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिला है। जैसे लाइकेन, लाइकेन आपने कई जगह पढ़ लिया, बार बार आ रहा है। जब आप फंजाई पढ़ रहे हो तो भी लाइकेन आया था, एंड एल्गी पढ़े तब भी लाइकेन का वर्ड आया। ठीक है, तो इसका मतलब दे आर द सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट, हम इन्हें ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं, दे आर सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट जो कुछ लिविंग की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। Okay, lichens are living because they are having the algae and fungi, but as their association, कोई आप एक किंगडम नहीं बना सकते ना कि लाइकेन हो गया ये। ठीक है, दे आर सिम्बियोटिकली एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। ओके, तो उसी तरीके से वायरसेस, विरियोड्स और प्रियॉन्स, इनको आपको देखना है जिनको कि कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिला, क्योंकि ये दे आर नॉट शोइंग कंप्लीटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है, कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हो मतलब कॉन्सियसनेस, प्रोटोप्लास्ट का प्रेजेंट होना, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं जहाँ पे रिएक्शंस चल रहे हैं, एंजाइमेटिक कंट्रोल चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वो सब प्रॉपर तरीके से नहीं हो, अब्सेंट हो ही नहीं, कंडीशनल हो कभी ना हो, इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को शो करने वाला ये ग्रुप है। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर है सबको? ओके, तो अभी एनसीईआरटी मार्क कर लो अपनी। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, आर एच विटेकर ने किस ईयर में दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? किस ईयर में दिया है आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम? बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं पूछी कि पूरी क्लास में सन्नाटा आ गया, एक दो रिप्लाई आ रहा है। 1969। करेक्ट। देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन्स एंड सम एसेलुलर। असेलुलर मतलब बेटा, असेलुलर मतलब सिंगल सेल। ए लगाते ही मैं क्या बताती हूँ आपको, क्या हो जाता है उसका मीनिंग? सेल अब्सेंट, यस, वेरी गुड। ठीक है, असेलुलर मीन्स सेल अब्सेंट, मतलब बेलो द, एक सेल से भी नीचे आप कोई छोटा से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पे एनसीईआरटी की मिस्टेक है कि इसने वर्ड यूज किया है ऑर्गेनिज, तो आप स्टार मार्क लगा लेना। जब वो असेलुलर हो गया, यू नो ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज इज व्हाट? सेल। असेलुलर हो गया मतलब सेल अब्सेंट है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप मार्किंग कर लेना कि ऑर्गेनिज्म आप क्यों नहीं कहोगे, या आप साइंस के स्टूडेंट हो और मुझसे पढ़ रहे हो, आपको क्लियर रहनी चाहिए हर एक लाइन। असेलुलर, असेलुलर ग्रुप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म हम इनको नहीं कह सकते। असेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक viruses,
विरियोड्स एंड प्रियॉन्स। ठीक है, लाइकेन असेलुलर में नहीं है। लाइकेन इज अ ग्रुप ऑफ एल्गी एंड फंजाई एसोसिएशन। ये एल्गी अकेले नहीं रह सकती, ये फंजाई भी अकेले नहीं रह सकता। इनको सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ ही रहना है, तभी ये लिविंग रहेंगे। These are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effect of common cold or flu know what effects viruses can have on us, even if we do not associate it with or with our condition. अभी देखो, ये तो बहुत पुरानी एनसीईआरटी है। ठीक है, अभी तो बच्चा बच्चा छोटा सा बच्चा से लेके बड़े लोग जान रहे हैं कि वायरस का डिजीज क्या होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग रिसेंटली अभी पैंडेमिक से ही गुजर रहे हैं। एक पैंडेमिक डिजीज है, पूरे वर्ल्ड वाइड डिजीज थी। सबने देखा कि कैसे कैसे उसने अफेक्ट लिया, कितने करोड़ों की संख्या में लोगों की जान गई है पूरे वर्ल्ड में। तो उसका इफेक्ट, और वो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमें नेकेड आई से विजिबल भी नहीं है, जिसके होने, एग्जिस्टेंस होने, मतलब एक डर था, एक पूरे खौफ में जिए थे। जब पहला लॉकडाउन लगा था, तुम लोग को याद हो कि कोई सब्जी नहीं खरीद रहा था, कोई दूध लाता था तो पैकेट धो रहा है, कोई 8-8 घंटे चीजों को छू नहीं रहा है, कोई किसी से मिल नहीं रहा है। बहुत सारा एक अर्ली डेज में बहुत प्रिकॉशंस हुए। फिर धीरे 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 जब जब लॉकडाउन ओपन हुआ, लोग आजादी मनाने लगे। उसके बाद सेकेंड वेव आई। सेकेंड वेव में बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन थी। मेरे भी कई नोन लोगों की डेथ हुई है। तो दे आर लाइक कि जो पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं, वो थोड़ा सा यूं ही कैजुअल ले लेते हैं, टेक इट इजी, कुछ नहीं है कोरोना। अलग अलग भ्रांतियां भी फैली कि कुछ है ही नहीं। बट एक्चुअली जिनके अपने गए हैं, दे नो कि कोरोना है, और ये बहुत ही सीवियर डिजीज है, अभी भी स्टिल है। तो हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। इवन कोरोना है या नहीं है, वी ऑलवेज नो। हम लोग जो लिविंग सिस्टम से जुड़े हुए, थोड़ा भी रिसर्च का काम जानते हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज जो आने वाले डेज में सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, वो कोई आदमी का आदमी से लड़ना नहीं होगा, वो इनसे ही लड़ना होगा। इसमें इनसे में ये दोनों बहुत खतरनाक होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें कभी भी दिखेंगे नहीं, और इनमें होता है म्यूटेशन, इनके जेनेटिक कंपोजिशन में होता है चेंज। ये हमें ओपन चैलेंज दे रहे हैं, आप इनके वैक्सीन बनाओ, ये अपने आप को म्यूटेट करके नए फॉर्म में आएंगे। तो एक जो सीक्वेंस है पैंडेमिक का, कि ये बहुत ही, आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, तो 100 ईयर्स में पैंडेमिक का सीक्वेंस एक ऑब्जर्व करा जाता है कि 100 ईयर्स में ये रिपीट होता है। बट ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करके डॉक्टर बनने के, इसलिए मैं बहुत बोलती हूँ बच्चों को, पिछले 2 साल से मैं बोल रही हूँ कि हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी, हमारे पूरे वर्ल्ड को मेडिकल प्रैक्टिशनर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ाई करके इस फील्ड में जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये डिजीजेस अब 100 ईयर्स के गैप में नहीं आएंगे। There are lots of viruses, there are lots of prions. Prions जो कि ग्लेशियर्स में दबे हुए थे, वो ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, वो जो आइस मेल्ट हो रही है, उससे प्रियॉन्स वहां से निकल रहे हैं और वो वाटर बॉडीज में आएंगे। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उसके बाद जो ये इन्फेक्शंस आएंगे, वो बहुत ही सीवियर सीवियर इन्फेक्शंस आने वाले हैं। तो एक जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट लोग हैं, इनका एक प्रिडिक्शन है कि आगे आने वाला वर्ल्ड वॉर कोई हथियार वगैरह से नहीं लड़ा जाएगा। उसके लिए सिंपली, जिस जैसे जो इसमें कोरोना वाले केस में भी चाइना को डाउट किया गया कि चाइना इसमें इंटेंशनली ऐसा वायरस बनाया और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, सही से डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्म नहीं किया। तो वट एवर द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दैट डिजीज, नोबडी एक्चुअली नोज। सब बातें हैं, जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं हो, हम भी नहीं बोलते किसी प्लेटफॉर्म पे कि हम डंके की चोट पे बोले, ऐसा नहीं है। लेकिन सिंपल से एक आइडिया ही आपको जरूर मिला होगा, और आप थोड़ा छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, बड़े हो रहे हो। तो आप सोचना कि अगर किसी भी कंट्री को किसी कंट्री से, या इंसान को इंसान से अगर दुश्मनी निकालनी होगी, तो कुछ नहीं है, वायरसेस जो इनविजिबल हैं, उनको आप उनके पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट करा दो। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपने पैथोजेनिसिटी से, अपने मोर्टेलिटी रेट से, पूरा विदाउट कोई गोलीबारी, बंदूक, बम, बिना उसके, बिना हथियार के ही वो वहां पे आपका काम
एट द एंड तो इंसान जो दुश्मन होते हैं वो क्या चाहते हैं, पॉपुलेशन को हार्म करना, ह्यूमन पॉपुलेशन को। तो वी ऑल अवेयर अबाउट कि व्हाट आर द वायरसेस, क्या कर सकते थे वो और किस लेवल पे हैं, कितने ज्यादा हार्मफुल है, इसका एक हमें अभी रिसेंटली ही आइडिया लगा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वही यहाँ लिखा है, जैसे आपने सुना होगा कि सार्स कोरोना वायरस, ये कोई अलग नया वायरस नहीं आया है, कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं था, ये ऑलरेडी जो हमें कॉमन फ्लू होता है वो भी कोरोना वायरस की ही फैमिली से एक कोरोना वायरस से होता था, उसी में म्यूटेशन हुआ तो सार्स कोव 19 उसको नाम दिया गया। और वो एक नया कोरोना वायरस आया जो कि किस सोर्स से आया है ये भी कॉन्ट्राडिक्टेड था, कि चमगादड़ से आया, स्नेक से आया, कहाँ से आया, मतलब दिस इज समथिंग लाइक कि होस्ट स्पेसिफिक था जो ह्यूमन में आया, एंटर किया जस्ट आफ्टर द म्यूटेशन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम वायरस से अफेक्ट नहीं, हमें अफेक्ट नहीं हुआ होगा। आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी कि जो एशियन कंट्रीज थी वहां पे डेथ रेट कम रही है, ऑल्दो लाखों लोग मरे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके, आपको एक आइडिया दूं मैं कि अपने यहाँ जो इंडिया की मेडिकल कंडीशन है ना, उसमें अगर हमारी कंडीशन इन्फेक्शन और मोर्टेलिटी रेट, यूएसए का आपने थोड़ा बहुत भी न्यूज देखा हो तो आपने देखा होगा कि यूएसए की मोर्टेलिटी रेट बहुत हायर भी, ठीक है, इटली में बहुत ज्यादा केसेस हुए। तो इन सभी जगह पे जो कंडीशंस थी वो बहुत ही ज्यादा, ऐसा नहीं है कि अलग थी, वो कोरोना वायरस के स्ट्रेन जरूर अलग अलग हुए थे लेकिन वो हमारे यहाँ भी जब आए तो उन स्ट्रेन ने डेथ रेट को लो रहा। वाई? बिकॉज वी आर द पीपल जो कि मिट्टी से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। अगर हम तुम्हें बहुत लेमैन की तरह भी समझाएं तो मिट्टी से जुड़े होना मतलब आप मिट्टी में खेलते हो, आप थोड़ा अनहाइजीनिक रहे हो बचपन से, मतलब हम स्ट्रीट फूड भी खा लेते हैं, हम यूं ही गोलगप्पा पसंद ही करते हैं, तो हम एक नेचुरल इंटरेक्शन से हम बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वायरस से ऑलरेडी इंटरेक्ट कर देते हैं। तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो ये सब डिजीज से ऑलरेडी, इनके वेरिएंट डिजीज से फेस किया होता है और लड़ना जानता है। तो जब एक बार लड़ना जान गया ना तो वो इंसान, जैसे तुमने मैं कैसे बताऊं, तुम लोगों ने अगर जब तक है जहाँ मूवी देखी हो तो उसमें शाहरुख खान के जब तक है जहाँ, हाँ, शाहरुख खान वो था बम डिफ्यूज करने वाला स्क्वाड, ठीक है, फिर उसकी याददाश्त चली जाती है एक्टिंग में, बट ऑल ऑफ सडन जब वो एक सीन लास्ट में रहता है कि वो बम वहां पे रहता है तो वो उस वक्त नॉर्मल पर्सन, एक बिजनेसमैन की तरह वो अपनी लाइफ उसका दोस्त सेट कर देता है। और वो उस बम को देख के वो अपनी टेक्निक नहीं भूल जाएगा, वो वहां पे डिफ्यूज किया, उसका रिकॉर्ड चल रहा होता है कि उसने वो बिना ऐसे, मतलब वो तो हिंदी बॉलीवुड मूवी है मसाले वाली, तो उसमें तो ये दिखाया है कि बिना ड्रेस बिना यूनिफॉर्म के उसको करता ही है, वो इसी तरीके से बॉम्ब डिफ्यूज करता है, तो वो वहां पे करता है और ऑल ऑफ सडन उसको सब याद आ जाता है। तो व्हाट आई मीन टू से कि वो जो भी कंडीशन थी अगर एक बार ट्रेंड हो गया है तो वो उसके अनकॉन्शियस माइंड, उसके ब्रेन में वो चीजें एज अ मेमोरी सेल, ये सब मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें आगे जब, ये मैं कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रही हूँ, दिस इज साइंस। तो जो मेमोरी सेल्स होती हैं बॉडी की इम्यून सिस्टम की वो सेव कर लेती है। इट इज लाइक कि आप पुलिस रिकॉर्ड समझते हो, ठीक है, अगर एक क्रिमिनल कभी पुलिस रिकॉर्ड, एक पर्सन, क्रिमिनल तो नहीं बोल रहे हैं शुरू में, एक कोई सस्पेक्ट है उस पे केस प्रूफ हो गया है तो उसके पूरे रिकॉर्ड्स, या इवन केस चल भी रहा है तब तक उसके पुलिस रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। ओके, तो जब फाइलिंग का जमाना था तो वो फाइल में होते थे, आज कंप्यूटराइज जमाना है, यू नो कि आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट है, आपकी रेटिना को स्कैन किया गया है, तो एवरीथिंग इज सेव्ड इन गवर्नमेंट डेटा। ओके, और ये जो पैटर्न होते हैं ना ये दो पर्सन के सेम नहीं हो सकते हैं, इसमें वेरिएशंस है बहुत, इसमें वो जीन्स इन्वॉल्व हैं जो आपके 99% डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जब इतना डिफरेंस है तो उसकी वजह से आपके फिंगरप्रिंट अलग आते हैं, आपके रेटिना के इम्प्रेशंस अलग आते हैं, दो पर्सन के सेम नहीं हो सकते। तो सेम वे में अब वो डेटा चला गया पुलिस के पास, सुनो ध्यान से,
थोड़ी पढ़ाई इसी के अंदर छिपी हुई है, ध्यान से सुनो। वो डेटा चला गया पुलिस रिकॉर्ड में। अब वो पर्सन दुनिया के किसी कोने में या इंडिया के किसी कोने में अगर किसी और केस में या कहीं और सस्पेक्ट की तरह या कोई ऐसे ही एक्टिविटी करते हुए वो पकड़ाता है, तो उसको क्या करना है पुलिस वालों को? सिर्फ वो जो डेटा जो इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल डेटा है या इंडिया लेवल पे अवेलेबल डेटा है, उसमें उसकी इंफॉर्मेशन पुट करते हुए उसका थंब इम्प्रेशन, उसकी रेटिना लेते ही उसका फेस वेस सब स्कैन हो जाएगा, फेस को मैच करना हो फेस मैच कर जाएगा। ओके। और चलो वो बंदा नहीं है, सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट मिले हैं, जैसे तुमने देखा होगा सीआईडी वगैरह किसी भी सीरियल में या कोई थ्रिलर सीरीज वीरीज देखा हो, तो वहां पे फोरेंसिक साइंस की पूरी टीम होती है, वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, ठीक है, कुछ लिक्विड अगर वहां पे सैंपल मिले, हेयर सैंपल मिले, तो वो उन सब चीजों को लेते हैं ताकि फोरेंसिक सैंपल को ट्रीट करके डीएनए वगैरह की इंफॉर्मेशन निकाल ली जाए। तो वो इंफॉर्मेशन भी अगर उन्होंने वहां पे डाली तो उससे रिलेटेड जो ऑलरेडी डेटा फील्ड है, तो उसका फेस स्कैन होके आ जाएगा और क्रिमिनल को पहचान पहचान लिया जाएगा। तो सेम वे में अगर हमारी बॉडी ने एक बार उस डिजीज को डील किया हुआ है, तो हमारी बॉडी में भी मेमोरी सेल है, ठीक है, वो मेमोरी सेल के पास वो डेटा है, वो मेमोरी सेल से जाते हैं। ऐसे तुम समझो कि कुछ सेल्स हैं, वो गए मेमोरी सेल से पूछने, भाई ये कोई नया नया बंदा आया है, इसने आतंक मचा रखा है लीवर के पास में, क्या करना है, देखना जरा रिकॉर्ड चेक करना, ये पहले से था क्या अपने रिकॉर्ड में, तो इसके अगेंस्ट में कौन सी एंटीबॉडी अपने को प्रोड्यूस करनी है। ठीक है। अब मेमोरी सेल क्या करेगी, अपना रिकॉर्ड चेक करेगी, मेमोरी सेल पहचान लेगी, हाँ ये टीबी का है, टीबी से रिलेटेड है, मिजल्स से रिलेटेड है, मम्स से रिलेटेड है, वॉट एवर। ठीक है। तो अभी जैसे आपने कोरोना वैक्सीन ले ली, तुम लोगों ने नहीं ली होगी, चलो, तो कोरोना वैक्सीन जिसने लगी, अब कोरोना जैसे ही आएगा ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की मेमोरी डाल दी गई है, तो वो उसको पहचान लेगा, मेमोरी सेल उसकी एंटीबॉडी बनाएगी, उस पर अटैक हो जाएगा, वो डिजीज आपको नहीं होगी। ये सब कुछ पैटर्न होते हैं, इतना सिंपल नहीं होता है जैसे मैं बता रही हूँ, बताऊंगी जब तुम्हारा टाइम आएगा तब बताएंगे उसको। सिंपली एकदम सिंपल सा हम ये कह रहे हैं कि जब भी हमारे बॉडी में ये कोरोना ने या हमारे एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इंडिया हुआ, श्रीलंका इधर अटैक किया, तो मोर्टेलिटी रेट आपको इसलिए कम दिखी क्योंकि हम ऑलरेडी इनके फैमिली मेंबर से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हमारी हमारी इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है, ये सब फैक्टर उसमें इन्वॉल्व थे। और वायरसेस का जो मोड ऑफ एक्शन है, इफ दे आर नॉट लिविंग, तो इसका मतलब है कि वो अंदर एंटर करके एक हाईजैक, यू लिसन द वर्ड हाईजैक, यू नो हाईजैक, हाईजैक समझ में आता है? अरे कुछ तो लिखो हाँ ना। ठीक है, तो अगर जैसे हाईजैक हुआ, तुमने टेररिस्ट से रिलेटेड अभी माइंड में तुम्हारे हाईजैक बोलते ही क्या आया होगा, टेररिस्ट आए होंगे दिमाग में, निर्जा वगैरह कोई ऐसी मूवी देखी होगी तो वो सीन ध्यान में आया होगा, ऐसे ही कुछ हुआ होगा अभी मेरे बोलते ही। तो ये हमारा क्या होता है, ये तुम्हारे ब्रेन की मेमोरी ने तुमको रिकॉल करा है, तो रिकॉल किया तुमने, तो तुम्हें एक आतंकवादी का चेहरा और एक कोई सीन याद आया। सेम वे में क्या करता है वायरस, हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया तो हमारी मशीनरी को हाईजैक किया। हमारी मशीनरी क्या है, वही जो सेल के अंदर डीएनए आरएनए सिंथेसिस चल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, मतलब इसका कंट्रोल हमारे डीएनए पे, इसका कंट्रोल हमारे आरएनए पे, इसका कंट्रोल हमारे राइबोसोम पे, इसका कंट्रोल हमारे ईआर पे एंड देन गोल्जी पे। अब ये गोल्जी तुम लोग को सब कुछ याद होगा, ये सब जैसे ही मैं बोलूँ ना, तो कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है, सपना मैम से 60 लेक्चर का सेल चैप्टर पढ़ने का कुछ हमेशा फायदा मिलना चाहिए लाइफ में। क्यों? क्योंकि अब आपको ये सारे वर्ड याद आ जाएंगे कि भाई ये तो तबाही हो गई, अगर कोई हमारा इस सिस्टम को सेल के अंदर हाईजैक कर लिया, इसका मतलब सब कुछ उसके कंट्रोल में आ गया। डीएनए से ही तो आरएनए बन रहा था, आरएनए से राइबोसोम पे प्रोटीन बन रहा था, तो प्रोटीन फॉर्म करना उसके कंट्रोल में, आरएनए फॉर्म करना उसके कंट्रोल में, ईआर में सिंथेसाइज होके वेसाइकल्स जा रही थी, गोल्जी में तो मैच्योर हो रहा था, हमारी मेन फैक्ट्री भी उनके कब्जे में। इसका मतलब अब वॉट एवर द सिक्रेटिंग वेसाइकल्स या लास्ट वेसाइकल्स टारगेटेड मॉलिक्यूल जो सिक्रीट हो रहे होंगे, फॉर्म हो रहे होंगे, पैक हो रहे होंगे,
वो किसके कंट्रोल में? वो उन्हीं वायरसेस के कंट्रोल में। इज इट क्लियर? तो वो हमारी मशीनरी को हाईजैक करके अपनी चीजें बनवाने लगता है। इट इज लाइक कि आपका कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं रह गया। अपने अपने जैसे जस्ट सिंपल किसी के घर में कोई ऐसे अनवांटेड लोग हैं, तो वो एंटर कर गए, तो उसके बाद घर का पूरा सिस्टम कंट्रोल में है कि भाई खाना यही बनना चाहिए, सब यहाँ बैठ जाओ। होस्टेसेस करके एक सीरीज आई थी, उसमें भी इस तरीके से दिखा रहा था। या चलो ठीक है, आतंकवादी नहीं है कोई घर में जिसका कंट्रोल है, जैसे हमने पॉजिटिव कंट्रोल में बात किया कि डीएनए इज लाइक बॉस ऑफ हाउस, पापा लोग डीएनए की तरह, मशीनरी वगैरह सब मम्मी के कंट्रोल में है। तो बहुत सी चीजें आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। आपका क्या फंडामेंटली होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए। तो वही है, हम सभी कभी ना कभी बुखार सर्दी हुआ ही हुआ है। इतने का ट्रीटमेंट आई थिंक सबने करा लिया होगा अब तक की लाइफ में। आप क्लास में शायद ही कोई ऐसा हो जिसको आज तक जुकाम नहीं हुआ हो, जिसको सर्दी नहीं हुई हो, जिसको कोल्ड फ्लू फीवर नहीं हुआ हो। ये बेसिक इलनेस है जो होती रहती है। तो उन्हीं को रिकॉल करा रही है एनसीईआरटी कि आप जानते हो, और उसी से रिलेटेड हम जो सब्सटेंस, जो स्ट्रक्चर है जो ये डिजीज कॉज करता है, उसमें फैमिली है वायरसेस की पूरी। Viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. Underline कर लेना. If we understand living as those organisms that have a cell structure. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी मैं पूरा कंपैरेटिव, क्योंकि यहाँ पे मेन आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन याद रखना है बेटा। 11th का जब आप यहाँ पे एग्जाम दोगे फाटक में, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे वायरसेस से, तो वहां पे आपको किस तरीके से पॉइंट वाइज एलेबोरेट करना है, वो बड़ा टू द पॉइंट रहना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा लिख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कभी कि दे हैव मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। यस यस वी नो viruses have the very characteristic showing the living organism and the non living। उसके बाद लिख रहे हैं कुछ भी, एक ही लाइन का मीनिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3-4 लाइन लिखते हो लिखते आपका वो वेरी और मेनी कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाता है। ठीक है, मेनी वर्ड तो बहुत ऐसे यूज करते हो कि जैसे कि बस अब तो हम इस पे पूरा साइंटिफिक रिसर्च देने जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं करना, टू द पॉइंट लिखो, सही बातें लिखो और मार्क्स लो। The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an, ये underline कर लेना, having an inert means समझते हो, neutral, ठीक है, inactive, inert crystalline structure outside the living cell। outside the living cell, ये कौन सी living cell है बेटा? यहीं पे पेंसिल से लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये वायरस नहीं है, ये होस्ट हो। इज इट क्लियर? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जैसे आप सिंपल देखो, जैसे आपने ओजिनोमोटो देखा है, या छोड़ो नमक देखा है सबने, तो नमक इज ए व्हाट? नमक इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl है वो, जो घर में आपके डिब्बे में नमक रखा हुआ है, जो खानों में डलता है, सॉल्ट। इज इट क्लियर? तो जो बाहर है वो ऑब्वियसली क्या हो गया बेटा? वो केमिकल। वॉट बायो में अंदर क्या है? बायोकेमिकल है केमिकली, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में है तो बायोकेमिस्ट्री हो जाती है। बायोकेमिस्ट्री के सिस्टम से बाहर निकाल दो तो वो आपके केमिकल हो जाते हैं, प्योर केमिकल हो जाते हैं। तो कोई चीज लिविंग नहीं है लेकिन उसका स्ट्रक्चर है और एज इट इज रखा है, तो यू कैन से कि वो केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी तरीके के केमिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में जब वायरस प्रेजेंट रहता है नेचर में, तो उसको बोलते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट वर्ड याद रहना, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो इसलिए वो चल रहा था सैनिटाइज करना चाहिए हर 30-30 सेकंड पे। ठीक है, सरफेस को नहीं छूना चाहिए। ठीक, आप मास्क लगाए हो तो मास्क को बार बार न टच करो। ये सब चीजें क्यों बताए? क्योंकि आप टच किए तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म पे जो स्ट्रक्चर है वो आपके हाथ में आया या आपके नोज में वो एंटर किया। अब एंटर करने के बाद तो उसको पता है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा और सेल के अंदर ट्रांसफर किया तो उसने हाईजैक करना है। वो उसकी नेचर है, उसकी प्रकृति ही यही है, वो इसी तरीके से आगे बढ़ाएगा अपनी पॉपुलेशन को। तो आपको ये पॉइंट मार्क हो गए, क्लियर है? तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल
एंड जैसे ही लिविंग सेल के अंदर आएगा, मतलब किसी होस्ट के अंदर आएगा, तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक्टिव हो जाएगा। जैसे आपने नमक रखा हुआ है बॉक्स में और उसके बाद आपने खाने में यूज किया, तो एक्टिविटी ऑफ सॉल्ट आपको दिखती है, टेस्ट में उसने रोल प्ले किया। ठीक है, जब तक वो बॉक्स में रखा है आपको कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे अभी बात करते हैं स्ट्रक्चर पे, पहले चीजें समझो। और तो वायरस का जो मोड ऑफ एक्शन है वो हो गया हाईजैक वाला है। और जो वायरस की एक कुछ डेफिनेशन है, मतलब आप वर्ड को समझो तो यू कैन रिलेट, इट इज नॉन सेलुलर, मतलब ए सेलुलर, सेल नहीं है ये, यूनिसेलुलर नहीं है। ये याद रखना, ये छोटी छोटी बातों की गलती आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम माय स्टूडेंट। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो ये सिंगल सेल नहीं हो सकता, सिंगल सेल नहीं है तो ये यूनिसेलुलर नहीं है। कहीं पे भी कोई भी बैठा दे, आपसे डिबेट करने लगे, आप इस डिबेट में यही बोलोगे कि ये असेलुलर है। सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोप से भी देखने में, अभी माइक्रोस्कोप तक क्या वर्ड आता है, बैक्टीरिया के लिए आता है। माइक्रोस्कोपिक और स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर सब माइक्रोस्कोपिक, उससे भी थोड़ा छोटा। ऑब्लिगेट पैरासाइट एंटिटी, अभी मैंने बताया बाहर रहेगा तो ये क्रिस्टलाइन रहेगा। ओके, अब जब क्रिस्टल के फॉर्म में है तो इसको हमेशा क्या करना है, पैरासाइट बनना पड़ेगा। मतलब इसको एक्टिव फॉर्म में आने के लिए होस्ट की नीड है, और हमेशा नीड है, विदाउट एक्सेप्शन। तो फैकल्टेटिव होगा या ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट। अब आप वो जो मीनिंग वर्ड लिखते हो उसमें ये वर्ड लिखो ना, लिखो ये 6 पॉइंट 7 पॉइंट। नॉन सेलुलर, सब माइक्रोस्कोपिक, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक। न्यूक्लियो प्रोटीन, व्हाट इज न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो मतलब डीएनए, जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरस की, ध्यान से सुनना। जेनेटिक मटेरियल में कभी भी डीएनए और आरएनए साथ में नहीं हो सकते। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला कि डीएनए से ही तो आरएनए बनता है, जब डीएनए है तो आरएनए तो वो खुद ही बना लेगा। डीएनए से आरएनए बनने के लिए मेटाबॉलिज्म चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, प्रोटोप्लास्ट चाहिए, वही तो नहीं है इसके पास, तभी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। समझना ध्यान से। तो ऑलरेडी जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, डीएनए और आरएनए। और ये हमेशा प्रोड्यूस कहाँ से हुआ है, ये एक तो एसोसिएशन से ये लोग बने। वायरसेस जब ओरिजिन हुए तो ये एसोसिएशन से बने, उसी तरीके से जिस तरीके से केमिकल्स प्रेजेंट थे पहले अर्ली एटमॉस्फेयर में, और उनके एसोसिएशन से सिंपल सेल प्रोटोबायोंट, मतलब आप ये समझ लो कि कोइसरवेट वगैरह बने। हम बताएंगे फिर से आपको एक बार, बेसिक स्ट्रक्चर में भी आप देखे हो। तो उसी तरीके से ये एसोसिएशन से बने, लेकिन इनका पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट सेल का नहीं हुआ। तो उस एसोसिएशन में इनको गॉड गिफ्टेड क्या है कि या तो तुम डीएनए ले लो या तो तुम आरएनए ले लो। ठीक है, क्लियर है। तो नेवर पोजेस बोथ, ये क्वेश्चन आता है, आएंगे फिर इस पे। और क्या है इनके पास, प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीन के स्पाइक्स हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के कैप्सोमियर है। तो डीएनए आरएनए में से जो भी होगा वो क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, बाकी क्या है, फिर प्रोटीन है, तो वी कैन से देम न्यूक्लियोप्रोटीन। हाँ या ना, बताओ, कह सकते हैं हम इसको न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर। बेटा जी रिप्लाई फास्ट करिए, अगर आप लोग अटेंटिव होके नहीं पढ़ोगे तो ये तो फिर आज आज भी लेक्चर नहीं होगा। कह सकते हैं, तो रटना नहीं है, इसको समझो कि वाई दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर, खुद का राइबोसोम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सब होस्ट पे अटैक करके होस्ट की मशीनरी को हाईजैक कर लेंगे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स खुद को पूरा का पूरा रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, बट इनसाइड द लिविंग होस्ट वो हाईजैक करने के बाद वो रेप्लिकेशन को शो करते हैं, और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। इसलिए वायरसेस को क्या बोलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंकिंग। दे कैन shows the characteristics of non-living and they also shows the characteristics of living, but there is condition
For the living characteristics, they must be present inside the host cell. ओके, वायरोलॉजी ब्रांच क्या हो गया? साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है, स्टडी ऑफ वायरस, साइंस ऑफ वायरस। इज इट क्लियर? समझ में आई कुछ बात? एक सब आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, आप रिपीट नहीं करना पॉइंट, मैंने रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में वो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू था, कोई पूछता आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस लिखो, तो ऑब्वियसली आप डेफिनेशन में से ही कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लोगे, उसको जो कैरेक्टर है वही तो मिला के आप डेफिनेशन बना देते हो। तो दे आर सब माइक्रोस्कोपिक, कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ठीक है, अब इसको आप एक एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे 12th में, टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरसेस पे फिल्टर कैसे स्टडी किया गया कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, ये सारी चीजें स्टडी से यू नो, राइट नाउ यू नो कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए आरएनए। ठीक है, बट रिसेंटली जब इसकी डिस्कवरी हो रहा था तो दे डोंट नो, साइंटिस्ट डोंट नो कि कार्बोहाइड्रेट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर लेके जा रहा है, लिपिड है, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, कोई कॉम्बिनेशन है या डीएनए आरएनए है। तो इनके लिए एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे बेटा कि व्हाट आर विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो उसी प्रूफ में हुआ था डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल, तभी हम वहां पे एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे टोबैको मोज़ेक वायरस पे डिजीज कॉज करने का। तो उसमें यू विल फाइंड कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूज करके उन्होंने सॉल्यूशन पेस्ट जो बनाया उसको ट्रांसफर कर दिया। तो बैक्टीरिया प्रूफ था, मतलब बैक्टीरिया को पास नहीं होने देगा। तो आप जस्ट इमेजिन करो अब ये एक्सपेरिमेंट। ओके, इसमें वो सॉल्यूशन है जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये माना जा रहा था कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बैक्टीरिया। फनेल यूज किया गया, फिल्टर लगाया गया और इसके बाद जो लिक्विड आया उसको फिर से टोबैको की लीफ पे डाल दिया गया, इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन हुआ, इसका मतलब बेटा वहां पे बैक्टीरिया तो नहीं था। दिस इज समथिंग स्मॉलर देन बैक्टीरिया, दिस इज समथिंग स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो एक पॉइंट मिल गया, कैन पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इज इट क्लियर? प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑन द होस्ट, तभी तो हमें पता चल रहा था जैसे भी कोरोना के सिम्टम्स हैं तो कुछ दिखेगा कि हमारे अंदर वायरस प्रेजेंट है और हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करने में थोड़ा फेल हो रहा है, तो उसको बाहर की तरफ आपको आपकी फिजियोलॉजी में समथिंग अल्टर होगा एंड एक सिम्टम्स दिखेगा, सर्दी जुकाम फीवर आना निमोनिया होना सब दिखेगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, फर्क पड़ता है इनको। ठीक है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का फर्क पड़ेगा। एक तुम लोगों ने शुरू शुरू में कितनी सारी थ्योरी आ रही थी कि जैसे 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 ठंड आएगा कोरोना खत्म हो जाएगा, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे कोरोना खत्म हो जाएगा। दैट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इस तरीके से नहीं खत्म हो। ठीक है, लेकिन हाँ, एक्टिविटी कम ज्यादा हो सकती है, एक्टिविटी कम ज्यादा होना जेन्युइन है। कैंडल जलाने से, थाली पीटने से कोरोना नहीं जाने वाला, तो सब अपने यहाँ होता रहता। कैन बी एक्टिवेटेड बाय केमोथेरेपी और थर्मोथेरेपी। ओके, मतलब अगर आप इसको एक्टिव कराना चाह रहे हो, क्या है इसके क्रिस्टल को एक्टिव कराना चाह रहे हो, तो आप लेबोरेटरी में एक्टिव करा सकते हो। इसलिए लैब जनरेटेड वायरसेस का भी एग्जांपल लगा था, एक कंडीशन दे सकते हो पूरा और उससे वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होना और एक्टिवली होस्ट को अटैक करना, दैट इज होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए उसको होस्ट चाहिए, लेकिन बाहर आप उसको कंडीशनल एक्टिव कर सकते हो एंड देन उसको होस्ट पे ट्रांसमिट करा सकते हो। दोनों में डिफरेंस है। इज इट क्लियर? शो ग्रोथ इनसाइड द होस्ट सेल, कैन बी म्यूटेटेड एंड कैन प्रोड्यूस न्यू स्ट्रेन। देखा था आपने 11 12 12 स्ट्रेन आ गए थे। अभी कल की न्यूज है, फिर से केस रिपोर्टेड हुए हैं नए स्ट्रेन के एंड दे आर मोर ट्रांसमिसिबल, मतलब ज्यादा रेट है, यूके वगैरह में फिर से केसेस आने स्टार्ट हो गए, तो उनका रेट इन्फेक्शन का हाई है। तो क्यों? क्योंकि फिर से म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हुआ, इंडिया आएगा तो फिर से वो बहुत तेजी से, इंडिया के लोग तो मस्त मौजी वाले हैं एकदम। ठीक है, तो कैन बी म्यूटेटेड एंड कैन प्रोड्यूस न्यू स्ट्रेन।
अब आपको एक चीज यहीं पे बता देती हूँ कि अगर आरएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो कि कोरोना वायरस का भी आरएनए है, तो इस केस में वैक्सीन का डिजाइन करना टफ है। वाई? क्योंकि डीएनए स्टेबल है। वो वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उनकी वैक्सीन बनानी कंपैरेटिवली इजी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इजी है, बट वो क्या, स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो जब तक वैक्सीन डिजाइन हो रही है वो एक स्टेबिलिटी में है, लेकिन इट इज हाईली म्यूटेबल स्ट्रक्चर। म्यूटेट कर रहा है, दोबारा से ज्वाइन करना सेम लिंक से लेक्चर। तो म्यूटेट कर रहा है तो फॉर्म चेंज हो जा रहा है। जब फॉर्म चेंज हो गया तो प्रोटीन्स थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं सरफेस। तो जो वैक्सीन डिजाइन हो रही है वो तो इसको अटैक करने के लिए बनी थी, लेकिन अब कुछ नया ही आ रहा है। तो एक रेंज ऑफ वैक्सीन बनती है, ठीक है। जैसे आपका जो भी कोविशील्ड वगैरह बनी है, तो इसके टारगेटेड वायरसेस आर इन द रेंज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लैक फंक्शनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस कॉलेज, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, इस तरीके के वर्ड तुमने सुना होगा। मतलब जिस जो खुद अपने अंदर के स्ट्रक्चर, अपने अंदर के मैकेनिज्म को कंट्रोल कर सके। मतलब खुद की राइबोसोमल एक्टिविटी, खुद के ईआर की एक्टिविटी, खुद की प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी, ये सब उसके अंदर ही हो, ठीक है। ऐसा नहीं, लैक फंक्शनल ऑटोनॉमी, कुछ नहीं। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा लिखते ही सब कुछ आ जाता है, बायोलॉजी का बेस आ जाता है यही, ठीक है। कि डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ये बेसिक है। इसी में डीएनए से डीएनए बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, तो ये मॉडर्न हो जाता है। तो कई दो तरीके के, मतलब मेनली आपको सेंट्रल डॉगमा देखने को मिलते हैं। बट आप बेसिक इतना जानो कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से फिर एंजाइम, हार्मोन, कुछ भी बना लो, ठीक है। तो इस तरीके की फंक्शनल ऑटोनॉमी इनके पास नहीं होता है। तो क्या करेंगे, ये पैरासाइट हो जाएंगे। पैरासाइट होंगे तो किसके पास जाएंगे, होस्ट के पास जाएंगे। और होस्ट के मशीनरी को यूज कर रहे हैं और अपना पॉपुलेशन बढ़वा रहे हैं। तो यूटिलाइजेस होस्ट राइबोसोम, वाई प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सब एकदम क्लियर रहना चाहिए। लैक पिगमेंट, कोई ऑर्गन ही नहीं होगा तो पिगमेंट, मूवमेंट एंड सेक्स ऑर्गन, सब चीजों की कमी रहेगी। न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, ये एक्सप्लेन कर दिया। असेंबली नॉट मल्टीप्लाई एज अ यूनिट, व्हाट इट मीन्स, इसको समझना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप असेंबल, आपने कभी सुना है कि एक कंप्यूटर खरीदना और एक कंप्यूटर असेंबल कराना, ऐसे वर्ड सुने हैं? या चलो छोड़ो, कंप्यूटर पे कहा जाता है। आपने वो देखा है, ब्लॉक्स वाले गेम देखे होंगे, छोटे पे खेले भी होंगे। बहुत सारे ब्लॉक्स के गेम आते हैं, टुकड़े आते हैं कार्डबोर्ड पे। ये प्लास्टिक वाले ब्लॉक्स आते हैं, एक फिर कार्डबोर्ड पे इमेज रहती है और उसके कई सारे टुकड़े कर दो तो वो कैसे कैसे फिट होगा, तब जाके फाइनल एक इमेज आपको बनती है। इस तरीके के गेम्स खेले होंगे, खेले हैं या नहीं खेले हैं? कुछ नहीं किए हो, क्या रे तुम? कुछ नहीं किए हो? किसी ने नहीं खेला है क्लास में? पजल गेम, ब्लॉक्स से बनाने वाले पजल्स, या कोई कार्डबोर्ड के टुकड़े होंगे उसको जोड़ के जैसे छोटा भीम बनाना, ठीक है। और कुछ कार वार का स्ट्रक्चर है वो, तो इस तरीके की चीजें खेले होंगे ना। या अल्फाबेटिकली आप हाथी बना रहे हो, एलिफेंट की स्पेलिंग पढ़ने के लिए लर्निंग गेम्स में आ जाते थे। तो वही चीज क्या है, वही क्या है, टुकड़े हैं वो, और आपने उनको असेंबल कर दिया तो आपको समहाउ एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगी, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, हाँ खेला, वेरी गुड। उसी को मैंने क्या बोला कि यहाँ पे वायरसेस क्या है, वायरसेस, अब चलो स्ट्रक्चर पे आते हैं थोड़ा। ये वायरस की बॉडी होगी, ठीक है। जैसे ये आपका कोरोना वायरस वाले फील्ड का है, इनके पास क्या है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है, और उसके बाद एक एनवलप है एडिशनल। फिर और वायरसेस क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो अब ये जब होस्ट के बॉडी में डेवलप करा रहा है तो इसका जेनेटिक मटेरियल अलग बन रहा है, प्रोटीन अलग बन रहा है, ये वॉज एनवलप अलग बन रहा है, और फिर इसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक्स आते हैं वो सब अलग अलग बन रहे हैं, और उसके बाद हम ये क्या करते हैं, असेंबल होते हैं बेटा।
बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? हम लोग ऐसे नहीं डेवलप हुए ना, अपने को देखो, क्या आप ऐसे डेवलप हुए हो कि एक बार आपका हाथ बना है, एक बार आपका पैर बना है, एक बार आपका सर बना है, और उसके बाद बाहर निकलने के बाद मम्मी पापा ने आपको जोड़ दिया और आप बड़े हो गए? ऐसा नहीं बने हो ना। मेरी बात को समझना जरूरी है, इसलिए समझो। समझ में आ जाए तो बोलो हाँ, यस, क्लियर है। तो इनके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो 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 चार पांच इनके पास मॉलिक्यूल्स वाले स्ट्रक्चर्स हैं, उनके मिलने से कोई स्ट्रक्चर इनका बना है। वो होस्ट के अंदर देखो, इसको सिंथेसिस करने के लिए भी जीन चाहिए, इसको सिंथेसिस करने के लिए भी जीन चाहिए, ये तो है ही जीन। तो इसको रेप्लिकेट होना पड़ेगा। तो वो होस्ट के अंदर अपने अलग अलग उर्जे पुर्जे बनवा रहा है, और होस्ट की मशीनरी को यूज करके जब उसके अलग अलग उर्जे पुर्जे बन गए, तो होस्ट के गोल्जी के अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने को पैक कराया, अपना पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद ट्रांसफर हो जाओ। सिंपल मैकेनिज्म। यही मैकेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट लेवल आ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इज इट क्लियर? तो आपको ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। असेंबली, असेंबली होती है यहाँ पे पूरे के पूरे वायरस। जैसे जस्ट सपोज ये आप एक सिंपल बैक्टीरिया फाज वायरस बहुत छोटे क्लास में भी देखे होंगे, बैक्टीरिया ईटर वायरस। तो ये क्या है, इसके ये कैप्सिड अलग बनेगी, इसकी ये नेक की अलग चीजें बनेंगी, इसका ये टेल वाला पोर्शन अलग बनेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल अपने को अलग रेप्लिकेट करेगा। उसके बाद ये सब ऐसे बोलेंगे कि ये बन गया, चलो आप मान लो ये बना है ऐसे, ये बन रहा है यहाँ, ये बना आपका कॉलर इधर, उसके बाद ये सब कई सारे इसके टेल बन रहे हैं, तो ये सब मिलके असेंबल हुए और ये प्रोड्यूस। इज इट क्लियर? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वायरसेस शो करते हैं असेंबली को, नॉट अ सिंगल यूनिट की तरह प्रोड्यूस होते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब ये है आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखने के लिए जो मैंने बोला, मेनी कैरेक्टरिस्टिक शोज एज अ लिविंग। अरे भैया इतनी मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, सिंपली आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया जा रहा है उसको लिखो, एलेबोरेट करो, और घर आ जाओ। तो वायरसेस एज अ लिविंग एजेंट, क्यों लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इनको लिंकिंग मान रहे हैं, लिविंग क्यों बोल दे रहे हैं, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जो लिविंग से शो करे। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, हैविंग जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में ब्रैकेट में डीएनए और आरएनए, इसके अलावा कोई जेनेटिक मटेरियल है नहीं धरती पे। ओके। कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई इन नेचर, भले ही एक होस्ट के अंदर है, लेकिन नेचर उसका नेचर वही है, उसके लिए एटमॉस्फेयर वही हो गया। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये हमें दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। एक वायरस एंटर किया, एक वायरस से तो पहले कभी कुछ होता नहीं है, ठीक है बेटा, वायरस कभी अकेले एंटर नहीं करता। नंबर ऑफ वायरस एंटर किए, वो नंबर ऑफ वायरस और ज्यादा नंबर ऑफ वायरस को बना लिए, तो वो क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन ही हुआ। कैन म्यूटेट, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, म्यूटेशन कहलाता है। चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जब अंदर आ गया तो फिर अब इस पे अटैक हो रहा है, या हमारे जो इम्यून सेल्स हैं उनसे ये लड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्स दे रहा है। ट्रीटमेंट हो रहा है ना, जैसे कोरोना का ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब उसने रिस्पॉन्ड किया ना बेटा। तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्टिमुलाई। उस वक्त वो जो केमिकल ड्रग्स जा रहे हैं वो उसके लिए क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया, तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। एंड नाउ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, भले ही कितना डिजीज कॉज कर रहा है, लेकिन होस्ट के लिए बड़ा ईमानदार है। इसको आपको कैसे समझाएं? जैसे आप देखो, आपके बगल में जो आम का पेड़ लगा था उसको कोरोना नहीं हुआ, जो नीम के पेड़ है उसको कोरोना नहीं हुआ, जो बरगद का पेड़ है उसको कोरोना नहीं हुआ, जो गाय भैंस घूम रही है उनको कोरोना नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज दे आर होस्ट स्पेसिफिक। ये जो सार्स कोव टू था वायरस, ये किसको अटैक कर रहा था, ये ह्यूमन को अटैक किया। या देखा आपने किसी पेड़ को भी एडमिट होते हुए देखा क्या, किसी कोई ट्री कोरोना हो गया, ये ट्री को कोरोना से खत्म हो गए, ऐसे केसेस रिपोर्टेड नहीं हुए। हाँ, एनिमल्स के कुछ केसेस आए थे, बट वो वेरीफाइड नहीं हुए। डॉग के केसेस आए थे, कैट के केसेस आए थे।
जेनेटिक कंटिन्यूटी मतलब कॉपी बनेगी, आगे जाएंगे, जीन्स आगे ट्रेवल करेंगे, दैट इज जेनेटिक कंटिन्यूटी. इट यू कैन रिलेट इन हायर रिप्रोडक्शन. वायरसेस, ये तो फिर आप देख रहे हो ना, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग से मैच किए. अब कहते हैं कि नॉन लिविंग क्यों है, तो क्रिस्टल फॉर्म में है. क्रिस्टल फॉर्म, अब आपका सॉल्ट कभी लिविंग थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन वो नॉन लिविंग की तरह नेचर में, बाहर के एटमॉस्फेयर में वो कैसा है, क्रिस्टल फॉर्म में. जैसे आया था रिसर्च कि 8 घंटे तक सरफेस पे रहेगा, 9 घंटे तक, 10 घंटे तक, 12 घंटे तक, इस तरीके से अलग अलग आपके क्लोथ पे कितनी देर वायरस एक्टिव रहेगा, ये सब चीजें आई थी. तो वो क्रिस्टल फॉर्म का एक्टिव स्टेज, रेप्लिकेटिंग स्टेज होस्ट के अंदर, लेकिन एक्टिव फॉर्म रह सकता है. इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग. लैक प्रोटोप्लाज्म, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है भाई, मेटाबॉलिज्म ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं चल रहे हैं, एंजाइम्स नहीं है, तो क्या हो गया, वो लिविंग कैसे हो जाएगा. लैक्स फंक्शनल ऑटोनॉमी, कोई सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया. डिफरेंस ऑफ वायरसेस विद द अदर ऑब्लिगेट पैरासाइट, और भी पैरासाइट आपने देखा, ऑब्लिगेटिव पैरासाइट, बैक्टीरिया के केस में मोनेरा में पढ़ा, बीजीए में देखा, और आपने इधर फंजाई में भी बात की ऑब्लिगेट पैरासाइट, बट यहाँ नहीं है. क्यों? क्योंकि इनमें जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा. ये डिफरेंस है उनसे. यूज ऑफ होस्ट राइबोसोम, जब भी बैक्टीरिया ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो वो होस्ट के राइबोसोम को नहीं यूज कर रहा है, उसकी अपनी 70s राइबोसोम की मशीनरी है जिसके थ्रू वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, ट्रांसलेशन में रोल प्ले कर रहा है, असेंबली कर रहा है, नॉट मल्टीप्लाई एज ए यूनिट. अगर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा होगा या ऑब्लिगेट पैरासाइट में फंजाई ग्रोथ करेगा, तो वो अपनी पूरी की पूरी यूनिट, पूरा का पूरा अपने को सिंथेसाइज करा के डबल करता जाएगा. ऐसा नहीं है कि वो असेंबली शो करेगा. इट इज नॉट, इट इज नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आपने ब्लॉक को उठाया और जोड़ दिया, ठीक है, तो नॉन लिविंग वाली चीज हो. ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लो ऑफ साइंटिस्ट है, क्लासिफाइड वायरसेस एज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड होगा उसके पास. सिमेट्री ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड की सिमेट्री है, यूं ही नहीं कि कुछ भी बन जाएगा, वो भले ही असेंबल हो रहा है, लेकिन उसके क्यूब की, उसके स्ट्रक्चर की सिमेट्री है. ओके, इट कैन बी क्यूबिकल, कैन बी हेलिकल, और इट कैन बी बाइनल. अभी स्ट्रक्चर दिखाते हैं बेटा. प्रेजेंस ऑफ एनवलप, एनवलप प्रेजेंस हो सकता है, प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकता है. अभी जैसे मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, तो कोरोना वाले जो मैंने फ्लू फैमिली का दिखाया था, उसके पास एक एनवलप था, और एक में आप एडनोवायरस वगैरह की फैमिली देखोगे तो वहां एनवलप नहीं होता है. नंबर ऑफ कैप्सोमियर इज फिक्स्ड, फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, हर वायरस के नंबर ऑफ कैप्सिड बनाने के लिए जो, अभी दिखाते चलो इमेज से बात करते, कैप्सिड बनाने के लिए जो यूनिट यूज हो रही है, दैट इज कैप्सोमियर. ये इमेज आपको दी हुई है एनसीईआरटी में, दी हुई है. सबको मिली इमेज? ओके, तो आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये आपका बाइनल वाला है, ये आपका एक पूरा लेयर, मतलब एक, आप इसको आप कैसे देखोगे, इसको इस साइड से आप देखो तो ये सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर इसको आपको दिखेगा एक पूरा. और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जेनेटिक मटेरियल, इसके पास आरएनए है और इसके पास डीएनए होता है. तो बैक्टीरियोफाज और टीएमवी वायरस, टीएमवी दोनों की स्टडी आपको करनी है 12th में. इसका मोड ऑफ एक्शन स्टडी में यूज किया गया फॉर द फाइंडिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो ये एक्सपेरिमेंटल है. ओके बच्चा, तो इनके स्ट्रक्चर, इनका डिटेल, इनकी मैकेनिज्म सब आपको पढ़नी है, बट आप यहाँ पे ऐसे ही देखो ध्यान से.
तो यू कैन सी कि इसके पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, हेड कॉलर, इनकी बात हो रही है, ये सभी स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटीन्स है, ये सभी प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन हो गया और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हो गया। अगर अभी आपको ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता तो जेनेटिक मटेरियल भी दिखता। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये प्रोटीन्स है और ये आपको दिख रहा है जेनेटिक मटेरियल। अब ये कैप्सोमियर वाला प्रोटीन है, ये हेड दिख रहा है, इसमें कॉलर दिख रहा है और टेल दिख रहा है बैक्टीरियोफाज में। बैक्टीरियोफाज मतलब होता है बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया। चलो कुछ हम वर्ड लिख रहे हैं, बताओ तो जरा। माइकोफाज क्या होगा? फाइटोफाज क्या होगा? एंड जूफॉस क्या? जूफॉस क्या होगा? ABC, तीनों की रिप्लाई करो जरा फास्ट, क्या होंगे? एनिमल ईटिंग, अटैक ऑन प्लांट, ठीक है। माइको मीन्स फंजाई, यस करेक्ट बेटा। फाइटो मीन्स प्लांट एंड जू मीन्स एनिमल। तो एक हो गया फंजाई अटैकर, एक हो गया प्लांट अटैकर, एक हो गया एनिमल्स अटैकर। और इसी तरीके से यहाँ पे बैक्टीरियोफाज लिखा हुआ है, तो वो क्या हो गया बेटा आपका? बैक्टीरिया अटैकर। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपको बताने क्या वाली थी कि कैप्सोमियर्स, कैप्सिड जो बना होता है, कैप्सिड बना होता है कैप्सोमियर्स से। तो ऐसे ही ये भले ही कैसे भी हो, लेकिन इनकी भी स्पेसिफिसिटी है। नंबर ऑफ कैप्सोमियर, जैसे अभी यहाँ क्या दिया हुआ है? TMV। तो TMV वायरस का कैप्सोमियर का नंबर क्या होता है? 2130, 2130। तो ये जो आपको सिंगल सिंगल यूनिट दिख रही है ना, इसके पूरे काउंट कितने रहेंगे? ऐसे ही नहीं कि कितने भी इसमें बढ़ जाए घट जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। 2130 कैप्सोमियर फॉर्म्स अ कैप्सिड ऑफ TMV। अभी लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो आपको 12th में ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, एक उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। क्लियर? अब यहाँ बना के और फटाफट बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ कैप्सोमियर फिक्स्ड, ये आप नोट कर लेना, एग्जाम्पल में आप लिख लो। TMV का जो बताया मैंने आपको अभी। एक मैंने और इमेज लगाई थी, एक मिनट बेटा मुझे चेक करना। वेट, ये दिख रहा है आपको? ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, उसके कैप्सोमियर या उसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्पेसिफिक है। ओके, जैसे अभी आपने बाइनल का बाइनल टर्म आया, तो ये बाइनल ये हो गया, दो उसके पोल हैं। ठीक है, जैसे आपका टेडपोल होता है ना, हेड और टेल, इस तरीके से। तो ये देखो, अभी जैसे आपने बैक्टीरियोफाज में देखा, ठीक। फिर ये एनवेलप्ड वाले आपको दिख रहे हैं, ये कैप्सिड है, और इसमें ये कैप्सोमियर है। एडेनोवायरस का दिया हुआ, एडेनोवायरस की फैमिली इस तरीके के आपको हेक्सागोनल पॉलीहेड्रल टाइप के स्ट्रक्चर को शो करता है। फिर ये आपका TMV का ही है। तो वॉट एवर, अब देखो इसमें RNA है, इसमें DNA है, यहाँ पे भी DNA है। यही मैं कह रही थी कि अगर इमेज आपको ऐसे दिखा तो अंदर क्या होगा? DNA होगा, और ये क्या हो गया? प्रोटीन होगा। तो इसका ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये सब अलग अलग सिंथेसाइज होंगे और उसके बाद असेंबल होंगे। ओके बच्चे, क्लियर है? ठीक है। इसमें देखो, यहाँ पे RNA है, कैप्सिड है, तो नंबर ऑफ कैप्सिड बहुत सारे होंगे और उसके अंदर कैप्सोमियर होंगे, और उसके बाद फिर एक एनवलप है, जिस एनवलप पे अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक्स बने होते हैं। आपका कोरोना वायरस इस हाईली वाले वायरस, इन्फेक्टेड वायरस के कैटेगरी में आता है। इज इट क्लियर? चलो फटाफट थोड़ा पॉइंट्स देखते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर NCERT के पॉइंट्स चलेंगे अब।
Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. ये मैंने आपको बताया. Would you call viruses living or non-living? ये भी आपको रीजन के साथ बताया, वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आएगा. द नेम वायरस, अब कुछ साइंटिस्ट आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट पोर्शन है, आता ही रहता है ये सब. द नेम वायरस, दैट मीन्स वेनम. वेनम, जहर, पॉइजनस फ्लूइड, वॉज गिवन बाय. वायरस का मतलब क्या होता है? वेनम. बेटा ये ध्यान रखना, इस टर्म का मतलब क्या होता है? वेनम. फ्लूइड वॉज गिवन बाय डी साइलेंट होता है, मिट्री इवानोव्स्की, या आपसे क्वेश्चन में पूछेगा डीजे इवानोव्स्की. ठीक है, तो ध्यान रखना. 1892 में इन्होंने वायरस को डिस्कवर करके टर्म दिया था. रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, और ये आपको 12th में इसका डिटेल पढ़ना है. These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filter. देखा हम लोगों ने इसका कैसे रोल हो सकता है, वो भी समझा. नाउ बिजरिंग, बिजरनिंग, इन्होंने क्या किया? एमडब्ल्यू बिजरनिक डिमॉन्स्ट्रेटेड 1892 1898 मेंशन्ड है, याद रखना. डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plant. मतलब अगर एक लीफ थी, उस लीफ पे इन्फेक्शन था, तो इस लीफ का अगर आपने जूस निकाल दिया और उसको आपने ट्रांसफर कर दिया दूसरे हेल्दी प्लांट पे, तो वो हेल्दी प्लांट भी क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा. इसका मतलब इस जूस में कुछ तो था जिसने डिजीज कॉज किया, वही देख रहे हैं. कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूड. फ्लूड ये पूछा जाता है. कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम. कॉन्टेजियम जो कॉन्टेजियस हो, वाइवम जिसमें वायरस है, फ्लूडम मतलब फ्लूड है. तो एकदम ताता थैया जैसे गाने जैसा बना दिया उन्होंने वर्ड. कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम. जैसे एक वर्ड आपको आया था, रुडोल्फ विर्को ने दिया था, ओमनी सेलुलाई ई सेलुलाई. तो इस तरीके के वर्ड आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो. दीज आर द इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है. वाइल्ड एनिमैल्क्यूल. ओके, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखते हो. कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, इन्फेक्शियस, लिविंग, फ्लूड. अब वाई लिविंग, अभी तो मैम आप बोल रही थी लिविंग नहीं है. भाई ये केमिकल लेवल पे तो चेंज कर रहा है ना बेटा. इसमें इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम को देखा जा रहा था, यहाँ से लिया गया, यहाँ ट्रांसफर किया गया. तो देयर इज समथिंग जो इस, कोई अलग से बाहर से केमिकल नहीं ऐड किया गया. इफ दैट पर्सन was added something like pesticide, viruside, बैक्टीरियोसाइड, तो हम कहते हैं ना कि कोई केमिकल ऐड हुआ है. बट नेचर में प्रेजेंट था, नेचुरल सोर्सेज से हमने लिया और उससे इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम उसको क्या ले लिए? लिविंग फ्लूइड. या तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या किसी केमिकल के प्रेजेंस से, या तो बायोलॉजिकल सिस्टम से लिया हमने तो बायोलॉजिकल फ्लूइड हो गया. तो वैसे उससे रिलेट करता हुआ ये लिविंग फ्लूइड है. इज इट क्लियर? ओके गुड, चलो आगे पढ़ो. WM स्टैनले शोड दैट 1935 आ गया, दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन. मेनली क्या होंगे क्रिस्टल्स में? प्रोटीन होंगे. दे आर इनर्ट एंड इनएक्टिव है आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल. Viruses are obligate parasite. In addition to protein, viruses also contain genetic material. तभी आप उसको क्या बोल रहे हो? न्यूक्लियो प्रोटीन हो रहा है. That could be either RNA और DNA. बताया भी मैंने, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके रखना. नो वायरसेस, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए. मशीनरी नहीं है इनके पास, इसलिए डीएनए से आरएनए बनाने का कैपेसिटी नहीं होगा. इवन रेट्रोवायरस जो आरएनए से डीएनए को फॉर्म कर सकते हैं, उनको बोलते हैं रेट्रोवायरस. ठीक है, नेचर में डीएनए से आरएनए फॉर्म होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रेट्रोवायरसेस कर सकते हैं. उनके पास क्या टेंडेंसी होती है? वो आरएनए से डीएनए बना सकते. तो उनका जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, लेकिन वो मशीनरी को हाईजैक करके डीएनए बनवाते हैं और डीएनए को डीएनए में इंजर्ट कर देते हैं और डिजीज कॉज करते हैं. तो ये भी आएगी, आपको आगे पढ़ना हो. अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. प्रोटीन का एनवेलप भी इन्फेक्शियस कॉज करने के लिए एडिशन में रोल प्ले कर सकता है. जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस, ऑब्वियसली उसी के पास तो जीन है.
तो इन्फॉर्मेशन होगा। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट, ध्यान रखना ये पॉइंट, have single stranded RNA, and viruses that infect animals have either single or double stranded RNA or double stranded RNA। अब देखो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं लिख दी इन्होंने, बड़ी चीज लिखी। वायरसेस हैं, वायरसेस के पास पूरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ओके, अगेन पॉसिबिलिटी क्या है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। हाँ भाई, होता है, घबराओ मत, केसेस हैं। ओके, तो एदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब यहां से यहां तक की पॉसिबिलिटी एनिमल्स में है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा कोई एक ही। इज इट क्लियर? लेकिन प्लांट्स के केस में क्या है, जो मोस्टली है वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या लिए हुए हैं बेटा, एस एस आर एन ए, एस एस आर एन ए, यही लिखा हुआ है इस पैराग्राफ। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से इलेबोरेट करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। एस एस सिंगल स्ट्रैंडेड, डी एस डबल स्ट्रैंडेड। ओके, अब जब भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया, तो साइंटिस्ट लोग को मौजा हो जाती है कि चलो इसका वैक्सीन तो जल्दी डिजाइन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये चेंज नहीं करेगा, म्यूटेशन के चांसेस कम है, बहुत कम, प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत कम है। और स्मॉल पॉक्स एक डिजीज है, आपको पता है, एक टाइम में स्मॉल पॉक्स की वजह से लोगों की आंख की रोशनियां, जिंदगी, लाइफ सब समिट जाता था। ओके, और हाईली इन्फेक्शियस एंड मोर्टल डिजीज में आ गया था, बट आज उसकी वैक्सीन है, किसी को नहीं हो रहा है, स्मॉल पॉक्स गायब है एक तरीके से, पोलियो गायब हो रहा है एक तरीके से। तो ये सब डिजीज ऐसी है कि इनके जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफॉज वायरसेस, आपको इमेज जो दिखाया, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बेटा इमेज के ही पास लिख लेना, तो आपको थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे मार्क कर लेना। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। ध्यान रखना बेटा, जो 2130 मैंने दिया आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के सराउंडिंग में है तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometric form, और उसी की वजह से देखो बेटा, जैसे सेल वॉल रिजिड है और एक स्ट्रक्चर दे रहा है प्लांट सेल को, उसी तरीके से यहाँ पे कैप्सोमियर प्रेजेंट है और वो एक स्ट्रक्चर दे देंगे। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, अब ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इनको डिटेल में पढ़ना। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। जब भी हम सिंड्रोम वर्ड बोलेंगे तो उसको आप एक डिजीज से नहीं रिलेट करोगे, सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कई सारे डिजीज के सिम्टम्स दिखेंगे, ग्रुप ऑफ डिजीज होती है हमेशा। तो एड्स भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी एड्स की होगी, तो एड्स ऐसे है डिजीज जो 100% फैटल है। एड्स हुआ तो इंसान मरेगा ही मरेगा, डेथ की ही गारंटी है अभी एड्स में। बट कब मरेगा, किस वजह से मरेगा, अब तुम बोलोगे मैम मरेगा तो हर कोई, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, ठीक है। एड्स हुआ है तो डेथ होगी किसी डिजीज से, सिंपल, एक इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, और उस केस में एक फीवर आने से भी डेथ हो सकती है, सर्दी जुकाम होने से भी डेथ हो जाती है पर्सन। तो देयर आर मल्टीपल रीजन कि एड्स पेशेंट की डेथ कहाँ से हो रही है, और पैरेलली अगर उसको शुगर, बीपी, ठीक है, किडनी, लीवर, कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो भगवान ही मालिक। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, जो आप टोबैको, मोजैक, वायरस में मोजैक छुपा हुआ है, मतलब मोजैक समझ में आता है तुम लोग को, मतलब ऐसा पैटर्न जैसे घर में ये लगा हुआ है ना, टाइल्स वगैरह लगता है, दैट इज मोजैक, ऐसा समझ लो, टुकड़े टुकड़े। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ इन्फेक्शियस होगी तो रोलिंग और कर्लिंग दिखेगा, येलोइंग, येलो कलर हो जाएगा, वेन क्लियरिंग, ये सब सिम्टम्स आप लिख लो, ये आप प्लांट फिजियोलॉजी में आपको सारे वर्ड समझ में आएंगे। वेन क्लियरिंग, वेन जो स्ट्रक्चर लीफ में आप वेनलेट्स, वेन्स बनाते हो, ऐसे दिखते हैं ना जाता हुआ स्ट्रक्चर, दिस इज मिड
अभी चलो छोड़ो, ठीक है, ये आप समझ लो बस कि ये उसकी वेन्स हैं, धमनी सिरा हैं, जैसे हम लोगों के हैं वैसे उन तक भी सप्लाई पहुंचाने के लिए ये बना हुआ है कंटेंट। ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा। ये आपका प्यारा कोरोना वायरस, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, इसका अभी तक का लॉन्गेस्ट आरएनए का जीनोम रिपोर्टेड हुआ है। पूरा हाईली क्वाइल्ड जीनोम है, जितना लॉन्गेस्ट होगा उतने नंबर ऑफ जीन्स होंगे, उतनी वेरिएशंस होंगे और उतने चांसेस ऑफ म्यूटेशन बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई इसकी जो रेट ऑफ इन्फेक्शन या जो म्यूटेशन रेट है वो हायर चल रही है। ओके, अब हम इस पे चाहें तो और बात कर सकते हैं, बट अभी अपने को नीड नहीं है, आपको भी नीड नहीं है, करेंगे अपन कभी बात। ठीक, जो हम कहानियां आपको बोल रहे हैं वो उससे रिलेटेड ही आपको ये एक इमेज दिख रहा है, ये फिर से कोरोना वायरस का ही इमेज है। अभी इसके मैकेनिज्म पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझो जो हम बता रहे हैं कि कुछ है नहीं इसके पास, तो होस्ट का राइबोसोम लेगा, होस्ट का राइबोसोम लेगा तो कुछ कुछ अपना सारा चीज देखो, ये यहाँ बना, ये यहाँ बना, ये यहाँ बना, ये यहाँ बना, और इसको गोल्जी के वेसाइकस में गोल्जी में मैच्योर किया, असेंबल किया, और देन वेसाइकस से रिलीज हो गया। और ये एक्सोसाइटोसिस जो आप पढ़ रहे थे, यही तो बेसिक्स क्लियर होने का मजा होता है। अब आप इसको बहुत अच्छे से, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में थोड़ा बताएंगे क्योंकि अब चांसेस हैं कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन आने का, या ऐसे भी वायरल डिजीज तो आपको पढ़नी है तो थोड़ा मोड ऑफ एक्शन वहां पे बात करेंगे। बट यू कैन रिलेट, अभी आप समझ सकते हो, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ब्लैंक जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना कि ये क्या हो रहा है, एक सेल के अंदर गया तो वो क्या कर रहा है, इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जीनोमिक रेप्लिकेशन, जो जीन कंटेंट है उसको रेप्लिकेट करना, तो वायरल जीनोम भी होगा, होस्ट का भी जीनोम चल रहा होगा, वायरल मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोकैप्सिड, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स वहां पे डेवलप हो रहे हैं। क्या था देखो, रेसेप्टर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रेसेप्टर बाइंड किया और फिर से एंटर करने का, अटैचमेंट एंड एंट्री। नाउ नेक्स्ट आते हैं फटाफट, वेरियोड्स। वेरियोड्स में कुछ नहीं, आप सिंपली समझ दो, थोड़े से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वायरसेस नहीं है, उनमें से भी कुछ, ठीक है। आप प्रोटीन को हटा दो, आप वेरियोड्स के लिए डायरेक्ट ऐसे लिख लो, अ, मैं तुम्हें तो थोड़ा सा फॉर्मूला फॉर्म में बता देती हूँ। वायरस के लिए आप लिख लो, वायरस इज इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। विरियोड्स इज इक्वल टू, विरोइड्स इज इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड माइनस प्रोटीन कर, या वायरसेस माइनस प्रोटीन, यू कैन ऑल्सो से लिख सकते हो आप इसको, वायरसेस, वायरस में से प्रोटीन हटा दो, मतलब वो कैप्सिड वाली चीज हटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, विरोइड सेल हो जाएंगे। तो अगेन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कोई ऑर्गेनिज्म है नहीं है, तो ये वो हो गए जो अभी रिसेंटली 1971 में डिस्कवर्ड हुए हैं, टीओ डैनर ने इसको डिस्कवर किया है। अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस, कैप्सिड हट गया बेटा, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, लेकिन वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, और होस्ट के अंदर आते ही एक्टिव हो जा रहे हैं, और मोस्टली इनके टारगेटेड क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, डिजीज दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म आप ऐड करो पेंसिल से, पीएसटीडी, पीएसटीडी पूछ लेगा, आप सोचोगे कि पता नहीं कहाँ से आ गया। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो में स्पिंडल बनाता है, स्ट्रक्चर बनेगा, पोटैटो इज अ ट्यूबर, और उस तरीके की डिजीज जो रिपोर्टेड हुई है उसको कंप्लीटली क्या बोल दिया गया, पीएसटीडी। कॉजल ऑर्गेनिज्म विराइड्स हैं न कि वायराइड्स हैं, न कि वायरसेस हैं। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, इट लैक्ड द प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट हटा दिया था बेटा मैंने, दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम विराइड्स। द आरएनए ऑफ द वेराइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, बहुत छोटे छोटे आरएनए हैं, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है वो सब आपको याद होना चाहिए बेटा, डाल्टन में जो आपने क्लासिफाई किया माइक्रो और माइक्रो बायोमोलिक्यूल में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, वही मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है। दे आर द स्मॉलेस्ट एजेंट, स्मॉलेस्ट एजेंट, यहां से आप एनसीईआरटी के बाहर हो, आपको नोट करना होगा, दैट कैन इन्फेक्ट अ प्लांट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए पार्टिकल 75,000 से
ठीक है, 1,30,000 तक इनके मॉलिक्यूलर वेट मिलेंगे। 240 टू 350 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, अब ये याद होगा तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब पॉलीमर जो है वो अराउंड 240 टू 350 न्यूक्लियोटाइड उसमें बीट्स मिलेंगे, तब जाके वो आरएनए बन रहा है। मच स्मॉलर देन वायरल जीनोम, इसलिए वायरस से आप इसको छोटा बोलो। जनरली एसएस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज सर्कुलर बट समटाइम्स स्यूडोपेयर। इसको थोड़ा सा समझ। अब ऐसा है तो आरएनए का एक सिरा दूसरे सिरे दोनों आके ज्वाइंट हो गए तो क्या हो गया, सर्कुलर। इसको ओपन कर दिया तो क्या हो गया, लीनियर। लेकिन ये स्ट्रक्चर सर्कुलर वाला हमने ऐसे बेंड कर दिया। अब जब कोई बंदा स्टडी करेगा तो वो उसको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड बने हुए दिखेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसको कैसा शो करेंगे, स्यूडो पेयर। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, समझना है इसको। ये क्या हो गया, ये स्यूडो पेयरिंग, फॉल्स पेयरिंग। इज इट क्लियर? Generally, SSRNA single stranded RNA is circular but sometimes pseudo pair। कैसे होगा pseudo pair, वो समझ में आया। आपस में ही उस सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर ने फोल्ड बना लिए और पेयरिंग हो। छोटा सा इमेज बनाओ, क्लियर रहेगा। देखो ऐसे इसको बेंड कर दो कि ये ऐसा था, चलो पूरा मत बनाओ, तुम ऐसे बना लो, एक जगह बना दो स्यूडो पेयरिंग। पहले सर्कुलर था फिर स्यूडो पेयरिंग हो गई। They replicate autonomously inside the living host। लिविंग होस्ट की मशीनरी लेंगे लेकिन रेप्लिकेट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल था। दे आर सब वायरल पैथोजन। सब वायरल मतलब वायरल का पार्ट हो गया तो सब वायरल हो गया। सेंसिटिव टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस याद है, एंजाइम विच एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए है यहाँ पे तो उस पर एक्टिविटी कौन कर सकता है, न्यूक्लियस एंजाइम। बट रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल, इसलिए इन्वायरमेंट में इनके क्रिस्टल्स प्रेजेंट है और जब वो अटैक करने के लिए फेवरेबल ट्रांसफर हो गए होस्ट के अंदर तो वो डिजीज कॉज करेंगे। ट्रांसमिशन इज मैकेनिकल, मतलब किसी को यूज करके ट्रांसमिशन होगा, किसी होस्ट को किसी मैकेनिकल करियर को यूज करके ट्रांसमिशन होगा। इन एसोसिएशन विद द क्रोमोसोम, न्यूक्लियाई और गैमेट। ठीक है, किसी क्रोमोसोम का पार्ट बन सकते हैं, किसी न्यूक्लियाई का पार्ट बन सकते हैं, गैमेट का पार्ट बन सकते हैं और उसके बाद वो होस्ट तक आराम से एक सेल से दूसरे सेल ग्रो करके पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी इनके टारगेटेड क्या है, हायर प्लांट्स हैं। देयर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन इज नॉट ऑब्जर्व, अकेले ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं। दे आर नोन टू एग्जिस्ट इन हायर प्लांट्स ओनली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एनिमल्स में नहीं आएगा विराट्स। पोटैटो स्पिंडल tuber disease (PSTD) was the first disease considered to be caused by viroids. In 1981, Randers discovered virocytes। इंपॉर्टेंट वर्ड है, विराट्स पूछा, वीरोसाइट पूछा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है आप नोट करके रखो। विच आर सिमिलर टू विराट्स एसोसिएटेड विद वेलवेट टीएमवी, एक कैटेगरी है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है लेकिन उन्होंने ने क्या वर्ड दिया था, वीरोसाइट्स दिया। अब एक मिनट में एक और सुन लो, प्रियोन्स। प्रियोन्स का क्या हो गया फॉर्मूला, वायरस माइनस डीएनए आरएनए कर दो तो जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, प्रियोन्स मिलेंगे। मतलब ये क्या है, क्या मिला आपको, सिर्फ प्रोटीन मिलेगा बेटा। न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लियो वर्ड हटा दो तो ये क्या है, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन। ये बहुत रिसर्च चल रही है इन पे, और ये मैंने बताया ना तुम्हें, ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं उन ग्लेशियर्स में ये प्रोटीन्स हैं। तो रेप्लिकेटिंग प्रोटीन्स हैं, इनको कहते हैं प्रियॉन्स। लेक्चर ओवर हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन नहीं करना, बस इतना ही बचा है, करा देंगे हम। और कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein